नमस्कार, चलिए सीधा आज की इस दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। एक ऐसे सिविल सर्वेंट की कहानी जो एक बहुत ही दमनकारी सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन उसकी कलम से कुछ ऐसा निकला जिसने रातों रात एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि पूरी एक क्रांति की आवाज बन गया था। आज हम इसी ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर आजादी की ये महान ललकार कैसे जन्मी। तो इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए उस घुटन भरे दौर में जाना होगा। बंकिम चंद्र के एक दोस्त ने एक बार बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक ब्रिटिश शासन है, अंग्रेज कानून बनाएंगे, उसे खुद तोड़ेंगे और बड़ी आसानी से साफ बच निकलेंगे, और हिंदुस्तानियों को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक यानी सेकंड क्लास सिटीजन ही माना जाएगा। सच में ये वो खौफनाक दौर था जिसने बंकिम बाबू के अंदर एक बड़ी आग सी सुलगा दी थी। आइए देखते हैं कि बंगाल में उस वक्त आतंक का असली चेहरा आखिर क्या था। उस समय बंगाल के खुलना जिले में मॉरेल नाम के एक अंग्रेज अफसर का खौफ था। ये कोई आम अफसर नहीं बल्कि एक बेरहम तानाशाह था। वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता, जो मना करता उसके घर जला देता या सीधे गोलियों से भून देता। अब इसके बिल्कुल उलट उस वक्त वहां के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मॉरेल को लगा कि वो एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट को आसानी से रिश्वत देकर खरीद लेगा, लेकिन यहाँ गेम बिल्कुल पलट गया। बंकिम ने कोई हिंसा नहीं की बल्कि कानून का ऐसा कड़ा शिकंजा कसा कि उस खूंखार मॉरेल को अपनी जान बचाकर वहां से हमेशा के लिए भागना ही पड़ा। अब मॉरेल तो भाग गया, लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी बंकिम चंद्र के मन में गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि अपनी इस सरकारी कुर्सी के दम पर वो एक दो अपराधियों को तो सजा दिला सकते हैं, लेकिन इस पूरे देश का क्या? पूरे देश को कैसे आजाद कराया जाए? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि उन्होंने खुद की सिचुएशन का बड़ा ही सटीक एनालिसिस किया। उन्होंने महसूस किया कि इतने बड़े ब्रिटिश प्रशासन के विशाल पहिए में वो महज एक पेंच यानी एक स्क्रू की तरह है। पहिया अपनी मर्जी से चलता है, पेंच की मर्जी से नहीं। लेकिन एक छोटे से पेंच होने के बावजूद आम आदमी का कुछ भला करने की पावर तो उनके हाथ में थी। और इसी उधेड़बुन के बीच एक बहुत बड़ा सच सामने आया। माना कि देश गुलाम था, लेकिन इंसानी विचारों पर तो कोई पहरा नहीं होता है ना? इंसान की सोच और उसकी कलम दोनों पूरी तरह आजाद हैं। उस समय तक उनके 2 नॉवेल्स पब्लिश हो चुके थे, जिससे एक राइटर के तौर पर उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर था। उन्हें ये गहरा एहसास हो गया था कि ये आजाद कलम ही इन बेड़ियों को तोड़ने का सबसे बड़ा और अचूक हथियार बन सकती है। और फिर आया साल 1875, जिसने इस कहानी में एक बिल्कुल नया और अनजाना सा मोड़ ला दिया। हुआ यूं कि बंकिम चंद्र कुछ दिनों की छुट्टी लेकर ट्रेन से अपने घर जा रहे थे। दफ्तर की फाइलों से दूर ये आज़ादी का एक अलग ही एहसास था। रास्ते में उन्होंने गौर किया कि ब्रिटिश हुकूमत अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए कितनी तेजी से काम कर रही थी। हर तरफ नई टेलीग्राफ लाइनें बिछाई जा रही थी, रेलवे का जाल बिछ रहा था, और दफ्तरों के लिए सस्ते क्लर्क तैयार करने के मकसद से स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई थी। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा इसलिए थोपी थी ताकि हिंदुस्तानियों पर अपना कंट्रोल और मजबूत रखा जा सके, लेकिन अनजाने में ही सही इस अंग्रेजी शिक्षा ने प्रांतीय भाषाओं की दीवारों को ही तोड़ डाला। अब मद्रास का व्यक्ति बंगाल के व्यक्ति से बिना किसी रुकावट के बात कर सकता था, अपने विचार साझा कर सकता था। जिस भाषा से अंग्रेज हमें कंट्रोल करना चाहते थे, उसी ने पूरे देश को एकता के एक मजबूत धागे में पिरो दिया। इस पूरे टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1857 की क्रांति भले ही फेल हो गई थी, लेकिन उसने आम इंसान के मन में एक बात तो साफ कर दी थी कि अंग्रेजों को भी चुनौती दी जा सकती है, उन्हें भगाया जा सकता है। और बिल्कुल इसी उम्मीद की बुनियाद पर 1875 की वो ऐतिहासिक ट्रेन यात्रा हुई, जहां एक अमर कविता ने जन्म लिया, जो आगे चलकर आनंद मठ के रूप में देश के सामने आई। तो चलिए वापस उसी ट्रेन यात्रा पर चलते हैं जहां इस जादुई गीत का जन्म हुआ। वो ट्रेन जब हरे भरे लहलहाते खेतों के बीच से गुजर रही थी, तब प्रकृति की उस अद्भुत खूबसूरती ने बंकिम बाबू के दिमाग में विचारों का एक दार्शनिक तूफान सा खड़ा कर दिया। उन्हें उस प्राकृतिक छटा में भारत माँ का असली मुस्कुराता और सौम्य चेहरा दिखाई दे रहा था, और उसी गहरे एहसास से निकले ये अमर शब्द, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जब उन्होंने इन शब्दों को गुनगुनाया तो ये खुद ब खुद एक ऐसी शानदार लय में ढलते चले गए जिसने पूरे देश की आकांक्षाओं को एक आवाज दे दी। ये महज कोई कविता नहीं थी, ये सीधे भारत माता की आत्मा की पुकार थी। अब बारी थी इस ऊर्जा, इस शक्तिशाली पुकार को सही मुकाम तक पहुंचाने की।
सवाल ये था कि इतने पावरफुल शब्दों का आखिर किया क्या जाए। जब बंकिम ने अपने दोस्तों को ये कविता सुनाई तो सब हैरान रह गए। एक दोस्त ने तुरंत सुझाव दिया कि इसे अभी किसी मैगजीन में छपवा देते हैं, लेकिन बंकिम बाबू ने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ये कविता किसी मैगजीन के पन्नों में कैद होने के लिए बिल्कुल नहीं लिखी गई है। ये तो आजादी के दरवाजे पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी है और इसकी उड़ान तो सीधे खुले आसमान तक जानी चाहिए। और फिर उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो वाकई कमाल का था। उन्होंने इस कविता को सालों तक छिपाकर सहेज कर रखा। फिर आनंद मठ नाम का एक जबरदस्त नॉवल ड्राफ्ट किया, जिसमें कहानी का एक किरदार इसी कविता को गा गाकर लोगों को क्रांति में कूदने के लिए भड़काता है। पहले इसे बंगदर्शन मैगजीन में सीरीज के तौर पर छापा गया और फिर उसी साल एक पूरी किताब के रूप में पब्लिश कर दिया गया। ये पूरी तरह से एक सोची समझी और अचूक स्ट्रैटेजी थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये गीत जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गया। जनता ने इसे सिर आंखों पर बिठा लिया। आनंद मठ सीधे तौर पर आजादी की लड़ाई का सिंबल बन गया और ये कविता हमारा अघोषित राष्ट्रगान। उस दौर में हाल ये था कि जो भी सड़क पर ये गीत गाता वो रातों रात जनता की नजरों में रियल लाइफ हीरो बन जाता था। इस एक गीत ने आजादी की लड़ाई में जो नई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जान फूंकी, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस पूरी कहानी को जानने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या कविता की चंद लाइनें किसी बहुत बड़े साम्राज्य के हथियारों और सख्त कानूनों से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वंदे मातरम का इतिहास चीख चीख कर कहता है, बिल्कुल हो सकती हैं। एक स्वतंत्र विचार और एक आजाद कलम में इतनी बेपनाह ताकत होती है कि वो सदियों पुरानी गुलामी की मोटी मोटी जंजीरों को भी पिघला सकती है। साहित्य की इसी अमर शक्ति के विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये यकीनन गहराई से सोचने वाली बात है ना?